किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह इंसानी इतिहास की आखिरी न्यू ईयर होगी। फिर सूरज पर इतिहास का सबसे भयानक सोलर फ्लेयर फटा और उसके बाद ऐसी बर्फीली तबाही आई कि दुनिया से हमेशा के लिए बसंत खत्म हो गया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर पूरी दुनिया का तापमान पॉजिटिव से गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला था। मैं भी छुट्टियां खत्म करके वापस लौट रही ट्रेन में था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से हमारी ट्रेन पहाड़ों के बीच फंस गई। कुछ ही देर में बाहर का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ट्रेन का पूरा पावर सिस्टम ठप हो गया। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, लोग खाने और सामान के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुयान ने सिर्फ एक पोलर कोल्ड सूट पाने के लिए मुझे ट्रेन के नीचे जमी बर्फ साफ करने भेज दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया और मैं वहीं ठंड से तड़प तड़प कर मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर उसी नाइटमेयर ट्रेन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैं पहले से पूरी तैयारी करके आया था। ट्रेन रुकते ही मैं चुपचाप उतर गया और बिना पीछे देखे बर्फ में पहले से छोड़े गए अपने निशानों का पीछा करते हुए सीधे उस गर्म अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच गया। किसी को नहीं पता था कि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं और किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि चाइनीज न्यू ईयर के बाद ऑफिस लौटने वाली वही ट्रेन जल्द ही मौत की ट्रेन बनने वाली है। तभी मेरी नाक में गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं झटके से उठा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे अचानक उठने से पास बैठी लड़की डरकर पीछे हट गई। मैंने अपने दोनों हाथों को देखा। इस बार उन पर फ्रॉस्ट बाइट के सड़े हुए घाव नहीं थे। मैं पूरे केबिन में पागलों की तरह हंसने लगा। इस बार मैं सिर्फ जिंदा नहीं बचूंगा, बल्कि उन सभी लोगों को उनके कर्मों की सजा भी दिलाऊंगा। उसी समय मेरे फोन पर मैसेज आया। लियू रुयान ने लिखा था, जानू, मुझे एक लिमिटेड एडिशन बैग पसंद आया है, सिर्फ 28,000 रुपए का है। यह मैसेज देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। तब मैंने कई महीनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर जो पैसे बचाए थे उन्हें क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर पूरे 28,000 रुपए उसे भेज दिए थे। बदले में मुझे सिर्फ एक मैसेज मिला था, जानू, तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन जब अपोकलिप्स आया तो वही लड़की आधे बिस्कुट के लिए मुझे निकम्मा कह रही थी और आखिर में अपने हाथों से मुझे मौत के मुंह में धक्का दे दिया। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। 28,000 रुपए क्यों, मैं तुम्हें 50,000 रुपए भेजता हूं, उससे भी अच्छा बैग खरीद लेना। मैंने उसे मीठे सपने दिखाकर पूरी तरह शांत रखा। फिर आंखें बंद करके पिछली जिंदगी में ट्रेन के फाइनल क्रैश पॉइंट को याद करने लगा। उस जगह के बारे में एक अफवाह थी। कहा जाता था कि उसके पास एक अनएक्सप्लोर्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्रैक मौजूद है, जिसके नीचे लावा की गर्म नदी बहती है, इसलिए वहां साल भर तापमान सामान्य रहता है। इस बार मैं उसी पहाड़ को अंदर से खोखला करके एक असली जियोथर्मल इको फोर्ट्रेस बनाने वाला था। मैंने तुरंत कई लोन ऐप्स खोल दी। कुछ ही सेकंड में मेरे फोन पर ओटीपी और वेरिफिकेशन मैसेजेस की बारिश शुरू हो गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 50,000 रुपए से बढ़कर 12 लाख रुपए हो गया। उसके बाद मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स बेचने शुरू कर दिए। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, 5 दिनों के अंदर जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करना। मैं वॉशरूम गया, मुंह धोया और शीशे में खुद को देखते हुए बोला, लियू रुयान, और ये घटिया दुनिया, अब गेम शुरू होता है। अगले दिन मैं ट्रेडिंग सेंटर से बाहर निकला। मैंने फोन देखा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो अगले 3 दिनों में मेरे पास कुल 45 लाख रुपए होंगे। लियू रुयान को शक ना हो, इसलिए मैं उसे सीधे एलवी स्टोर ले गया। उस दिन मैंने उसे दुनिया का सबसे महंगा सपना दिखाया। 2,60,000 रुपए का लग्जरी बैग बिना सोचे खरीद लिया। फिर पोर्श मैकैन का सबसे महंगा बर्डो रेड इंटीरियर वाला मॉडल बुक किया। कार मिलने में 1 महीना बाकी था, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट तुरंत भर दी। उसके बाद हम एक लग्जरी रेस्टोरेंट गए। वहां 20,000 रुपए की एक वाइन की 2 बोतलें मैंने बिना पलक झपकाए ऑर्डर कर दी। लियू रुयान को लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। वो लगातार सोशल मीडिया पर फोटो डालकर शो ऑफ कर रही थी। फिर उसने चमकती आंखों से पूछा, जानू, हमारी शादी कब होगी? मम्मी कह रही थी कि बस दहेज मिल जाए तो इसी साल शादी कर देंगे। मैंने वाइन ग्लास घुमाते हुए बाहर शहर की रोशनी देखी। दहेज की चिंता मत करो,
लेकिन मुझे कुछ समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। हमारी कंपनी का साउथ वेस्ट माउंटेन्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो सफल हो गया तो दहेज छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कैश देकर विला खरीद दूंगा। ये झूठ बोलते वक्त मेरी हार्ट बीट तक नहीं बदली। उधर ल्यू रुयान पैसे के नशे में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसे मेरे इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसकी नजर में मैं अब एटीएम नहीं बल्कि नोट छापने वाली मशीन बन चुका था। रात को मैं उसे उसके किराए के अपार्टमेंट छोड़कर नीचे खड़ा रहा। ऊपर उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे से मुस्कुराया। अच्छे से सो जाना ल्यू रुयान। जब तुम सुबह उठोगी तब तक ये दुनिया बदल चुकी होगी और तुम्हारा असली नाइटमेयर तभी शुरू होगा। उसी समय मेरे फोन पर मैसेज आया। हाउस मॉर्टगेज का फाइनल पेमेंट, कार सेल की रकम और आखिरी ऑनलाइन लोन सब मेरे अकाउंट में आ चुके थे। अब मेरे पास कुल 46,80,000 रुपए थे। मैंने तुरंत टैक्सी रोकी और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। सारी सप्लाई लिस्ट, कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट्स और वो सबसे जरूरी लोकेशन, सब कुछ मेरी याददाश्त में पहले से मौजूद था। अब जांग सिटी का काम पूरा हो चुका था। अगला पड़ाव था युनलिंग, जहां मुझे उस गुफा को ढूंढना था। साउथ वेस्ट बॉर्डर की हिंगडुआन माउंटेन्स, जहां धरती सबसे ज्यादा मुड़ी हुई है। एक हैवी मॉडिफाइड ऑफ रोड जीप पत्थरों से भरी पहाड़ी सड़क पर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़कर आसपास की हर पहाड़ी को ईगल की तरह ध्यान से देख रहा था। मेरे पास कंटूर मैप रखा था जिसमें रेड सर्कल से एक छोटा सा एरिया मार्क किया गया था, युनलिंग नॉर्थ रोड K3 जोन। मैं खुद से बुदबुदाया, अगर पिछली जिंदगी की यादें सही हैं तो K1009 ट्रेन यहीं से करीब 40 किलोमीटर आगे ईगल बीक ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उस भयानक मंजर की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन बर्फीले तूफान ने पूरा पहाड़ बंद कर दिया था। ट्रेन की बिजली चली गई थी और हजारों लोग उसमें कैद हो गए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। उनमें से एक आदमी आधे पहाड़ तक पहुंचा और वापस आकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि उसने धुएं और गर्म हवा से भरी किसी जन्नत को देखा है। लेकिन अगले ही दिन वो भी ठंड से मर गया। मरने से पहले उसने जिस जगह का अंदाजा बताया था, मैंने उसे अपनी आखिरी सांस तक याद रखा। उस समय गर्मियों का मौसम था। पहाड़ों में तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस था। सड़क खत्म होते ही आगे सिर्फ लकड़हारों की बनाई कीचड़ भरी पगडंडी बची थी। मैंने जीप वहीं छोड़ी और अपना टैक्टिकल बैकपैक पीठ पर लाद लिया। उसके अंदर ड्रोन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जियोलॉजिकल प्रोब और एक बड़ी मचेटी रखी थी। अब बाकी रास्ता मुझे पैदल तय करना था। मैं जंगल में मचेटी से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर शरीर की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन मैं बिना रुके मशीन की तरह चलता गया। करीब 2 घंटे बाद मैं एक ऊंची रिज पर पहुंचा। मैंने तुरंत ड्रोन उड़ाया। कुछ ही सेकंड में उसके HD कैमरा की लाइव फुटेज मेरे कंट्रोलर पर आने लगी। मैंने इंफ्रारेड मोड ऑन किया और ड्रोन को पहाड़ की शैडो साइड की तरफ उड़ाया। अचानक ड्रोन घने कोहरे के अंदर घुसा और सिग्नल बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। मैंने ड्रोन को और आगे बढ़ाया। अगले ही पल जैसे ही ड्रोन कोहरे के पार निकला, मेरी स्क्रीन पर कोल्ड ग्रे दुनिया के बीच एक बहुत बड़ा डीप रेड एरिया चमक उठा। पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल नेचुरल केव का एंट्रेंस था। उसके आसपास के पेड़ अजीब डार्क ग्रीन रंग के दिखाई दे रहे थे। इंफ्रारेड मोड में साफ दिख रहा था कि गुफा के अंदर से जबरदस्त हीट वेव्स निकल रही थी, जो ऊपर की तरफ एक बड़ा गर्म हवा का स्तंभ बना रही थी। मेरे कंट्रोलर पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। अंदर का अनुमानित तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। यही वो जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी। बर्फीले अपोकलिप्स के बीच मेरी अपनी नोआज आर्क, एक नेचुरल जियोथर्मल वेंट जो सीधे धरती के नीचे बहती लावा रिवर से जुड़ा हुआ था। अगर इसे सही तरीके से तैयार कर लिया जाए तो चाहे बाहर दुनिया एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाए, इस गुफा के अंदर हमेशा बसंत रहेगा। हालांकि ड्रोन से इसे ढूंढ लिया था, लेकिन वहां तक पैदल पहुंचने में मुझे पूरे 3 घंटे और लग गए। जब मैं आखिरकार उस विशाल केव एंट्रेंस के सामने पहुंचा, तब तक सूरज डूबने वाला था। गुफा से तेज सल्फर की गंध आ रही थी। एंट्रेंस करीब 10 मीटर ऊंचा और 20 मीटर चौड़ा था।
दोनों तरफ मजबूत ग्रेनाइट रॉक्स थीं। ये एक नेचुरल बंकर था जो सामान्य भूकंप और बॉम्बार्डमेंट तक झेल सकता था। मैंने गैस मास्क पहना, हाई पावर फ्लैशलाइट जलाई और सावधानी से अंदर बढ़ गया। जितना अंदर जाता गया, तापमान उतना बढ़ता गया। पैरों के नीचे की चट्टानें भी गर्म महसूस हो रही थीं। तभी पानी बहने की आवाज सुनाई दी। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद मेरे सामने फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी गुफा खुल गई। ऊपर हजारों अजीब स्टैलेक्टाइट्स लटक रही थीं। बीच में एक विशाल नेचुरल हॉट स्प्रिंग था जिससे लगातार भाप निकल रही थी। पानी बिल्कुल साफ था और हल्की नीली चमक बिखेर रहा था। मैंने ग्लव्स उतारे, घुटनों के बल बैठा और अपना हाथ पानी में डाल दिया। तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस था। यह पानी सिर्फ गर्मी देने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल और फिल्टर करने के बाद पीने के लिए भी बिल्कुल सही था। इसमें भरपूर मिनरल्स थे। यहां की जियोथर्मल एनर्जी से बिजली भी बनाई जा सकती थी। हॉट स्प्रिंग के पीछे एक समतल खुला मैदान था जिसकी मिट्टी गहरे काले रंग की ओर बेहद उपजाऊ दिख रही थी। सालों से जियोथर्मल हीट मिलने की वजह से यहां एक खास माइक्रो इकोसिस्टम बन चुका था। अगर यहां पोटेटोज, स्वीट पोटेटोज और वेजिटेबल्स उगाए जाएं, साथ में कुछ फुल स्पेक्ट्रम ग्रो लाइट्स लगा दी जाए, तो रोशनी और तापमान की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैंने अपना मास्क उतारकर उस गर्म और नम हवा में गहरी सांस ली। यही मेरा किंगडम होगा। इसके तुरंत बाद मुझे गुफा के एक कोने में एक संकरी दरार दिखाई दी जो सीधे बाहर की तरफ खुलती थी और नीचे की घाटी की ओर जाती थी। वहां से मैं दूर घाटी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज को साफ देख सकता था, जो कि एक 09 ट्रेन का तय रास्ता था। लोकेशन और माहौल कंफर्म करते ही मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत सैटेलाइट फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। यह वही प्राइवेट इंजीनियरिंग टीम थी जिससे मैंने यहां आने से पहले डार्क वेब फोरम के जरिए संपर्क किया था और मैंने उन्हें अपने बताए हुए प्लान के मुताबिक काम शुरू करने का ऑर्डर दिया। फोन रखने के बाद मैं उस अंधेरी गहराई को देखता रहा जहां से गर्म भाप उठ रही थी। सबसे मुश्किल पहला कदम उठ चुका था और अब अगले 4 महीने मौत के साथ एक पागलपन भरी रेस होने वाली थी। मैंने खाली अंधेरे की तरफ हाथ उठाकर कहा, लियू रुयान, अपनी जिंदगी की आखिरी गर्मियां अच्छे से जी लो। जब तुम किसी महंगे ब्रांडेड बैग पर खुश हो रही होगी, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक लग्जरी कब्र तैयार कर चुका होऊंगा। समय 3 महीने आगे बढ़ा। एक दिन यूनलिंग पहाड़ों की गहराई में जोरदार धमाका हुआ और पहाड़ के मुहाने को विस्फोटकों से नियंत्रित तरीके से उड़ा दिया गया। दाढ़ी से भरे चेहरे वाला इंजीनियरिंग टीम का लीडर लेजी धूल से सना हेलमेट उतारकर मेरे पास आया, जहां मैं फोल्डिंग चेयर पर बैठा ब्लूप्रिंट देख रहा था। उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लॉन्ग बॉस, आपका एक्सपेंशन पूरा हो गया। रास्ते में जो बेसाल्ट की चट्टान थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त निकली। मेरे दर्जनों ड्रिल बिट टूट गए। सच कहूं तो 20 साल से काम कर रहा हूं। अमीरों के लिए बेसमेंट बनाए हैं, लोगों के लिए एयर रेड शेल्टर बनाए हैं, लेकिन आप जैसा पागल क्लाइंट पहली बार देखा है। उसकी बात सुनकर मैंने सिर भी नहीं उठाया। लाल पेन से ब्लूप्रिंट के एक वेंटिलेशन पॉइंट पर जोर से निशान लगाते हुए बोला, पैसे की चिंता मत करो, मुझे सिर्फ स्पीड चाहिए। 30 दिन बाद यह जगह पूरी तरह अभेद्य होनी चाहिए। पिछले 3 महीनों से गुफा में 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम चल रहा था। लेजी समेत हर मजदूर दिन रात ओवरटाइम कर रहा था। जरूरी फंड जुटाने के लिए मैंने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय फ्यूचर्स मार्केट में लीवरेज इस्तेमाल करके कुछ ऐसे छोटे कॉइन शॉर्ट किए जो जल्द ही क्रैश होने वाले थे और हैरतअंगेज तरीके से मोटा पैसा बना लिया। फिर करोड़ों की रकम सीधे इस गुफा को बदलने में झोंक दी। अब यह जगह एक असली प्रलयकालीन इको बंकर का रूप लेने लगी थी। सबसे पहले प्रवेश सुरक्षा क्षेत्र था। पहले का खुला मुंह भारी स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बंद कर दिया गया था और केवल 3 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा कस्टम ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा छोड़ा गया था। उसका वजन 5 टन था और वो कंपोजिट आर्मर स्टील से बना था। अगर कोई आरपीजी रॉकेट भी चलाए तो दर्जनों वार के बाद बस हल्का निशान पड़े। दरवाजे के पीछे 20 मीटर लंबा एस शेप बफर कॉरिडोर था जो सिर्फ हवा रोकने के लिए नहीं बल्कि घुसपैठ की स्थिति में क्रॉस फायर जोन बनाने के लिए बनाया गया था। दोनों दीवारों के अंदर
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड के कनेक्शन और पेपर स्प्रे नोजल फिट किए गए थे। उसके बाद ऊर्जा कोर क्षेत्र था जो पूरे बेस का दिल था। वहां 2 हाई पावर जियोथर्मल जनरेटर लगाए गए थे जो जमीन की गहराई से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदल रहे थे। आगे रहने और खेती का क्षेत्र था। प्राकृतिक गर्म पानी की झील को बचाकर उसके चारों ओर एंटी स्लिप लकड़ी का फर्श लगाया गया था। झील की गर्मी हीट एक्सचेंज सिस्टम के जरिए पूरी गुफा में पहुंचाई जाती थी और सेंट्रल एयर सिस्टम पूरे माहौल को लगातार 26 डिग्री पर बनाए रखता था। झील के किनारे की काली मिट्टी पर 3 मंजिला हाइड्रोपोनिक रैक खड़े थे और फुल स्पेक्ट्रम ग्रोथ लाइट्स उन्हें दिन की तरह चमका रही थी। गुफा की सबसे ऊंची चट्टान पर मेरा निजी रहने का क्षेत्र था। उसे डबल साउंड प्रूफ ग्लास से बाकी हिस्से से अलग किया गया था और अंदर मिनिमल इंडस्ट्रियल स्टाइल में सजावट थी। एक विशाल नरम बिस्तर, असली लेदर सोफा, बड़ा ओपन किचन और 855 इंच HD स्क्रीन से बनी मॉनिटरिंग वॉल। मैंने रिमोट से एक बटन दबाया और स्क्रीन पर घाटी के बीचों बीच जाती रेल पटरी और ईगल टूथ ब्रिज दिखाई दिया। तस्वीर इतनी साफ थी कि पटरियों पर जंग तक दिख रही थी। ये कैमरा मैंने खास तौर पर पुल से करीब 300 मीटर दूर 1000 साल पुराने देवदार के पेड़ के खोखले तने में लगवाया था, जहां से पूरा दृश्य साफ दिखता था। मैं खाली पटरियों को घूरता रहा और मेरी आंखों में खून की प्यास जैसी चमक उभर आई। मेरे दिमाग में भविष्य की तस्वीर घूम गई। 5 महीने बाद की बर्फीली रात, जब निराशा और पाप से भरी कि एक 09 ट्रेन इसी ट्रैक पर फंस जाएगी और मैं इस गर्म कमरे में बैठकर रेड वाइन का गिलास घुमाते हुए इंसानी स्वभाव के सबसे क्रूर नाटक का आनंद लूंगा। मैंने एक माइक्रोफोन कंट्रोल सिस्टम भी लगवाया था और पहाड़ की दरार में एक दिशा विशेष वाला बड़ा स्पीकर छिपाया था। जैसे ही मैं बोलूं, मेरी आवाज पूरी घाटी में गूंजे और ट्रेन के अंदर तक पहुंच जाए। आखिर वो दिन भी आ गया जब इंजीनियरिंग टीम लौटने वाली थी। लईशी अपने फोन में आई अंतिम पेमेंट को बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, लॉन्ग बॉस, मुझे नहीं पता आप आखिर करने क्या वाले हो, लेकिन पैसे देने में आप वाकई कमाल हो। आगे भी ऐसा काम हो तो मुझे ही याद करना। मैं उस विशाल ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे के सामने खड़ा था और मेरे पीछे अब पूरी तरह बंद हो चुका किला मौजूद था। मैं उन मजदूरों को देख रहा था जो अब वापस अपनी सामान्य दुनिया में लौटने वाले थे, लेकिन मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी अपने हाथों से इस धरती का आखिरी सुरक्षित आश्रय बना दिया है और जिस मोटी रकम को लेकर वे शहर लौट रहे थे, उसे खर्च करने का मौका भी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाद आने वाली भीषण ठंडी उन्हें बर्फ की तरह जमे हुए शवों में बदल देगी। फिलहाल किला पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसके अंदर अभी कोई सामान नहीं था। अगले 1 महीने का काम सिर्फ एक था, जरूरी सामान इकट्ठा करना। मैंने 12 भारी ट्रकों का एक काफिला किराए पर लिया और दूसरे राज्यों के बड़े होलसेल मार्केट से सीधे खरीदारी शुरू कर दी। जिंदगी बचाने वाले खाने पीने के सामान से लेकर ठंडी से बचाने वाले कपड़े और मेडिकल उपकरण तक हर चीज मैंने इस गुफा वाले किले में भर दी। यहां तक कि खास संपर्कों के जरिए 2 एंटी स्टैब सूट और 2 ब्लास्ट प्रूफ हेलमेट भी हासिल कर लिए। जब आखिरी ट्रक भी सामान उतारकर चला गया तो मैं उन पहाड़ जैसे ऊंचे डिब्बों के बीच खड़ा था जो लगभग गुफा की छत तक पहुंच रहे थे। उस पल मेरे दिमाग में ऐसा रोमांच दौड़ा जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब प्रलय जैसी ठंडी आने में 2 महीने से भी कम समय बचा था। इन 2 महीनों में मैं पहाड़ों में रह रहा था, लेकिन हर दिन ल्यू रुयान को मैसेज भेजता रहा ताकि एक परफेक्ट और प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड की इमेज बनी रहे। पहले की तरह मैं उसे पैसे भी भेजता रहा, बस फर्क इतना था कि अब बड़ी रकम ट्रांसफर करने की जगह छोटे छोटे ट्रांसफर और बड़े वादे करता था। मैंने उसे मैसेज किया, यहां दक्षिण पश्चिम वाले प्रोजेक्ट का सबसे अहम दौर चल रहा है, इसलिए अभी मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। इस बार स्प्रिंग फेस्टिवल पर हम रुई सिटी स्कीइंग करने चलेंगे। मैंने सबसे प्रीमियम ट्रिप बुक कर ली है और मेरे कुछ बड़े क्लाइंट भी वहां आने वाले हैं। तुम पहले से तैयारी कर लेना और घर के सारे मोटे कपड़े भी देख लेना। वैसे भी वो पुराने कपड़े अब तुम्हारी नई लाइफस्टाइल के लायक नहीं है, उन्हें बेच दो। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए इस सीजन के सबसे नए लग्जरी डिजाइनर कपड़े खरीद दूंगा। आखिरी मैसेज भेजते ही मैंने एक नकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन टिकट भी उसे भेज दिया।
वही के 1109 ट्रेन, जो आगे चलकर मौत की ट्रेन बनने वाली थी। इसके तुरंत बाद मैंने उसे कॉल किया और कहा, हम पहले इसी ट्रेन में मिलेंगे, फिर वहां पहुंचकर प्राइवेट जेट से अपनी असली मंजिल की तरफ निकलेंगे। ट्रेन से इसलिए चलेंगे क्योंकि सुना है रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। मैं वो नजारा तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं, और हां, अपने मम्मी पापा और छोटे भाई को भी साथ ले आना। आखिर त्योहार है, पूरा परिवार साथ होना चाहिए। पूरे खर्च की चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। फोन की दूसरी तरफ लियू रुयान मानो उन खूबसूरत बर्फीले नजारों में खो गई थी। उसने खुशी से कहा, जान, तुम तो सच में मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हो। मैं अभी मम्मी को बताती हूं, वे तो खुशी से पागल हो जाएंगी। कॉल खत्म होते ही मैं वापस किचन में गया और अपने लिए स्टेक बनाना शुरू कर दिया। इस दुनिया पर आने वाली जमी हुई तबाही में मैं ही अकेला शिकारी था, और मैं ही इस पूरे खेल का अकेला दर्शक भी। ठंडी का यह भयानक शो अब शुरू होने वाला था। देखते ही देखते समय उस प्रलय से सिर्फ 48 घंटे पहले पहुंच गया। बाहर का तापमान पहले ही -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। 2 दिन बाद इसी समय सूरज पर शक्तिशाली सोलर एक्टिविटी होगी और पहली सुपर कोल्ड वेव पूरे उत्तरी गोलार्ध को अपनी चपेट में ले लेगी। एक ही रात में तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। इस वक्त लियू रुयान उसी किराए के घर में रह रही थी जहां मैं पहले रहता था। वहां मैंने पहले से एक छुपा हुआ पिनहोल कैमरा लगा रखा था, इसलिए उसकी हर हरकत मेरी नजर में थी। स्क्रीन पर वो कंधे खुले रेशमी नाइटर ड्रेस पहनकर माइनस तापमान वाली रात में 30 डिग्री पर ऐसी चलाते हुए सोफे पर बैठी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए उत्साह से बोली, मम्मी, बिल्कुल चिंता मत करो, लॉन्गू इस बार सच में बहुत अमीर बन गया है। जो बैग उसने दिया था मैंने चेक करवा लिया, बिल्कुल ओरिजिनल है, और उसकी कीमत 20 लाख नहीं, पूरे 20 से भी ज्यादा हजार रुपए है। और वो कार अभी मिली नहीं है, लेकिन उसकी बुकिंग की रसीद मेरे पास है। तभी वीडियो कॉल में उसकी मां झांग चुइलियन की तेज आवाज आई। अच्छा हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत पैसा कमाएगा। अब जब उसके पास इतना पैसा है तो रुई सिटी जाते वक्त उससे कह देना कि तुम्हारे भाई के लिए वहां एक फ्लैट भी खरीद दे, आगे पढ़ाई के लिए काम आएगा। यह सुनकर लियू रुयान स्माइल और बोली, अरे मम्मी, ये तो मेरे एक इशारे का काम है। मैंने उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मैं बस थोड़ा सा प्यार से बात कर दूं तो वो अपनी जान तक मेरे नाम कर देगा। मैं आराम से स्टेक खाते हुए मॉनिटर पर यह सब देख रहा था और मन ही मन बोला, तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में कर रखा है लियू रुयान। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि असली खेल कौन खेल रहा है और किसकी मुट्ठी में कौन है। इसके बाद मैंने उसे एक और मैसेज भेजा, जान, मैं पहले ही कुन सिटी पहुंच चुका हूं और आगे की यात्रा की सारी तैयारी कर ली है। परसों मैं K1109 ट्रेन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैसेज भेजने के बाद मैं ड्रेसिंग रूम में गया और अपने सारे उपकरणों की आखिरी बार जांच शुरू कर दी। अगर मुझे ट्रेन में जाकर उन्हें उनकी आखिरी मंजिल तक छोड़ना था तो मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। कपड़े ऐसे होने चाहिए थे कि किसी को शक भी ना हो, और वे मुझे भीषण ठंडी से भी बचा सके। मैंने सबसे पहले 3 परतों वाले हाईटेक थर्मल कपड़े पहने। उनके ऊपर एक साधारण दिखने वाली काली जैकेट पहन ली, लेकिन उसके अंदर की परत -40 डिग्री तक की कोल्ड झेल सकती थी। इसके अलावा जैकेट के छिपे हुए हिस्सों में ठंड से बचने का जरूरी सामान और सबसे अहम इंफ्रारेड सिग्नल ट्रांसमीटर भी रखा था। अगर मुझे चलती ट्रेन से कूदकर भागना पड़ा तो यही ट्रांसमीटर बर्फीले तूफान के बीच मुझे वापस मेरे किले तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैंने बिना हिचकिचाए गुफा के विशाल स्टील के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया, और उसी पल बर्फ से भरी तेज बर्फीली हवा अंदर पूरे किले में घुस आई। मैंने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली और बिना रुके बर्फीले तूफान के बीच कदम बढ़ा दिए। त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तभी वीआईपी वेटिंग लाउंज के बाहर एक तेज चिढ़ी हुई आवाज गूंजी। जान निकल गई। ये इतने सारे गरीब लोग आखिर आए कहां से हैं? लियू रुयान गुलाबी रंग का कोट पहने हुए थी और उसके हाथ में नया मगरमच्छ की खाल वाला लग्जरी बैग था। उसके पीछे उसकी मां झांग चुइलियन
पिता ल्यू दाचियांग और उसका भारी भरकम छोटा भाई ल्यू हाओ खड़े थे। ल्यू हाओ ने फैशनेबल लेकिन बिल्कुल भी गर्मी न देने वाली बेसबॉल जैकेट पहन रखी थी। सच तो यह था कि उन चारों ने ही ठंड के हिसाब से पर्याप्त कपड़े नहीं पहने थे। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ और यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए बुलाया गया। सॉफ्ट स्लीपर टिकट होने की वजह से ल्यू रुयान का पूरा परिवार घमंड से वीआईपी गेट से अंदर चला गया और उन मजदूरों की भीड़ से बच निकला जो बड़े बड़े बैग उठाए लाइन में खड़े थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी भीड़ के कोने में मैं काली कैप और मास्क पहनकर चुपचाप उन पर नजर रखे हुए था। मैंने अपनी सॉफ्ट स्लीपर टिकट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे एक मजदूर से बदलकर हार्ड सीट ले ली। सॉफ्ट स्लीपर आरामदायक जरूर था, लेकिन बहुत बंद माहौल होने की वजह से वहां से हालात पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर भागना मुश्किल होता। हार्ड सीट का डिब्बा भले ही भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन वह दरवाजे के ज्यादा करीब था और वहां से पूरे हंगामे की असली तस्वीर साफ दिखाई देने वाली थी। ट्रेन समय पर रवाना हुई और सफेद बर्फ से ढके वीरान मैदानों के बीच दौड़ने लगी। डिब्बे के अंदर हीटर इतनी तेज चल रहा था कि कई लोगों ने अपने जैकेट उतार दिए और आराम से मूंगफली खाते, बातें करते और ताश खेलने लगे। जैसे जैसे ट्रेन शहर से दूर निकलती गई, बाहर का नजारा और भी सुनसान होता गया। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा था ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ट्रेन से कूद सकूं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ल्यू रुयान ने वीडियो कॉल की थी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठा ली, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया। कैमरा सिर्फ खिड़की के बाहर दिखाई दे रहे काले शीशे के धुंधले प्रतिबिंब की तरफ रखा। फोन से उसकी आवाज आई, हेलो जान, तुम कहां हो? हम लोग कोच नंबर 9 में हैं। यहां तो बहुत लग्जरी माहौल है, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने जानबूझकर थकी हुई आवाज में कहा, मैं अभी डाइनिंग कोच में हूं, कुछ जरूरी ऑफिस ईमेल निपटा रहा हूं। यहां नेटवर्क भी ठीक नहीं है, तुम लोग आराम करो, मेरा इंतजार मत करना, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। वह फिर प्यार से बोली, अरे यार, घूमने आए हो और अभी भी काम कर रहे हो, जल्दी आओ ना। मम्मी तुमसे रुई सिटी में घर खरीदने की बात करना चाहती है। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, आंटी से कहना चिंता ना करे, घर जरूर मिलेगा, इतना बड़ा कि जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। कॉल खत्म होते ही मैंने देखा कि फोन का नेटवर्क फुल सिग्नल से गिरकर सिर्फ एक लाइन पर आ चुका था। ट्रेन अब पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। 3 घंटे बाद यह पूरी तरह हेंगदुआन पर्वतों के बीच पहुंच जाएगी, जहां किसी भी तरह का मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेगा। रात के 11 बजे डिब्बे का तापमान अचानक कुछ अजीब लगने लगा। कुछ देर पहले तक जो हवा गर्म थी, अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सामने बैठी एक मां ने अपने बच्चे को फिर से मोटी जैकेट पहना दी। कुछ लोग शिकायत करने लगे, क्या हुआ, हीटर खराब हो गया क्या? लेकिन मैं जानता था कि हीटर खराब नहीं हुआ था। असली वजह बाहर का तेजी से गिरता तापमान था। मैंने अपनी घड़ी में लगे बैरोमीटर और थर्मामीटर पर नजर डाली। डिब्बे के अंदर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दिख रहा था। इसका मतलब था कि बाहर का तापमान शायद -40 डिग्री तक पहुंच चुका है। तभी ट्रेन के स्पीकर से ट्रेन मैनेजर की थोड़ी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आगे भारी बर्फबारी और ओवरहेड लाइन पर बर्फ जमने की वजह से ट्रेन की रफ्तार अस्थायी रूप से कम की जा रही है। मैंने अपनी आस्तीन के अंदर छिपे चाकू को हल्के से छुआ और मेरी आंखें पहले से ज्यादा तेज हो गईं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पहियों और पटरियों की रगड़ पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई है। मोटी बर्फ ट्रेन की रफ्तार रोक रही थी। ऊपर से ट्रेन लगातार चढ़ाई चढ़ रही थी। सामने वही ईगल टूथ सेक्शन आने वाला था, वही जगह जिसे मैंने इस पूरे खेल का आखिरी पड़ाव चुना था। अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें कई बार तेजी से झपकीं और अगले ही पल पूरी तरह बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी और उसकी सफेद डरावनी रोशनी पूरे डिब्बे में फैल गई। उसी समय ट्रेन ने इतनी जोरदार ब्रेक लगाई कि कई खड़े हुए यात्री संतुलन खोकर फर्श पर गिर पड़े, लेकिन मैं अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। बर्फ से जमी खिड़की के पार मुझे बाहर दूर धुंधला सा खाई का किनारा दिखाई दे रहा था।